नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम राजन बाबू है और एथिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मानव मूल्य ह्यूमन वैल्यूज के बारे में अध्ययन किया था। ह्यूमन वैल्यूज की विशेषताओं को हमने देखा था। मूल्य सकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, मूल्यों के प्रकार हम देख लिए थे और मूल्यों से संबंधित कुछ डिबेट जो हैं वो यहाँ हम करने वाले हैं। एक डिबेट हम केवल देखेंगे कि जो मूल्य होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। इसको देखने के बाद इसी क्लास में हम देखेंगे कि समाज व्यक्ति को मूल्य कैसे सिखाता है। परिवार कैसे सिखाता है, स्कूल कैसे सिखाता है, सोसाइटी कैसे सिखाती है, कॉलेज कैसे सिखाता है, ये सब कुछ। तो लास्ट क्लास में हमने मानव मूल्य हमने पढ़े थे, ह्यूमन वैल्यूज मानव मूल्य। तो मानव मूल्य हमने देखे थे, मानव मूल्य। इस क्लास में आज हम क्या देखने वाले हैं कि जो मूल्य हैं, जैसे मानव मूल्य कहते किसे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है। लास्ट क्लास में भी हमने इस पर डिस्कशन किया था कि मानव मूल्य वो नैतिक व्यवस्था है जो जिसे समाज अपने लिए क्या करता है, निर्धारित करता है। और समाज ये चाहता है या समाज ये सुनिश्चित करता है कि सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन मूल्यों के प्रतिमानों के अनुसार ही क्या करे, आचरण करे। तो ये क्या किया जाता है, इसमें मूल्यों में सिखाया जाता है। या मूल्य इस प्रकार होते हैं। तो प्रतिमान क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जिन पे हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। कंडक्ट, आचरण जो होता है उस पर भी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि क्या होता है। अभी मूल्यों से संबंधित एक जो डिबेट हमसे लास्ट क्लास में रह गई थी, एक छोटी सी डिबेट, वो देखेंगे और फिर मूल्य कैसे सीखते हैं वो हम देखेंगे। यहां हम क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन वैल्यूज मानव मूल्य, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कि मूल्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। क्या होते हैं मूल्य? मूल्य जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। कि जब हम पढ़ेंगे कि मानव मूल्य ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सब्जेक्टिव होते हैं, तो उससे पहले हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहते किसे। वैसे तो मैं पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूं कि मानव मूल्य जो है या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव होता क्या है। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता क्या है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। यानी कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। क्या होती है वस्तुनिष्ठता आपके अनुसार? जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है। खुद से बताइए कि इसको किसको कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना। ऑब्जेक्टिव पेपर जो होता है, एग्जाम जो होता है, जो वनडे एग्जाम होते हैं या स्कूल कॉलेज में जो पेपर होता है, तो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरे होते हैं सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी। तो क्या होती है, तो उनमें वस्तुनिष्ठता कैसे आती है। देखिए ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्या मतलब है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मतलब यह है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक जो प्रश्न जो रहेगा वो निश्चित रहेगा, उत्तर जो रहेगा, आंसर वो निश्चित रहेगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको चेक करे, कोई मशीन चेक करे, इंसान चेक करे, कोई भी चेक करे, उसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कोई आपसे पूछे कि जो है भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, जब पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन है, तो जवाब क्या रहेगा, एक ही रहेगा कि भाई कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। ठीक। पर यदि कोई ये कहे कि आपकी राय में कौन होने चाहिए, या फिर भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं,
और कोई ये पूछे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं, जब पूछे कैसे हैं तो इसका मतलब क्या है, कैसा आते ही क्या आ जाएगी, आपकी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, आपकी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, यानी कि क्या आ जाएगी, आपकी आत्मनिष्ठता आ जाएगी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति इसका जवाब कैसे देगा, अपने हिसाब से, अपनी राय से। कैसे देगा, अपनी राय से, कि यार मोदी वास्तव में मुझे तो यार शानदार प्रधानमंत्री लगते हैं। अरे मोदी भी कोई प्रधानमंत्री है यार, प्रधानमंत्री तो थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री तो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री तो थे अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी क्या प्रधानमंत्री है। इसका मतलब क्या है, अपनी राय से इसका उत्तर रहेगा। और राय एक होती है हमेशा ही कि भिन्न भिन्न होती है, तो राय एक भी हो सकती है और भिन्न भिन्न भी हो सकती है, यानी कि इसमें क्या आ सकती है, भिन्नता आ सकती है। यहां पे क्या रहेगी, वस्तुनिष्ठता है तो क्या रहेगा, यहां पे तथ्य रहेगा, फैक्ट रहेगा। तो यहां पे क्या रहेगा, फैक्ट रहेगा, फैक्ट यानी कि तथ्य होगा कि जो है सो है। यहां क्या रहेगा, व्यक्ति अपनी राय से बताएगा वस्तुनिष्ठ सब्जेक्टिविटी में। दूसरी चीज जो इसमें आएगी सब्जेक्टिविटी में जो आएगी या आत्मनिष्ठता में जो आएगी, जैसे मैंने बता दिया कोई कह रहा शानदार है, कोई कह रहा नहीं यार, वो बात नहीं है। जो बात नेहरू जी में थी, जो बात इंदिरा में थी, जो राजीव में थी, या किसी में भी हो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हो गया। यहां पे क्या आएगा, राय आ गई। यहां पे विचार भी आ सकता है। विचार कैसे आ सकता है, जैसे कोई पूछे कि आपके विचार से प्रधानमंत्री भारत का कौन होना चाहिए, कोई कहे कि यार मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कौन, राहुल गांधी, या मेरे विचार से होना चाहिए अरविंद केजरीवाल, या मेरे विचार से होना चाहिए ममता बनर्जी। यहां पे तो फैक्ट बताना पड़ेगा, एकदम सत्य बताना पड़ेगा। यहां पे कोई कहे कि नहीं भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ममता बनर्जी है, तो लोग उस पर हंसेंगे, उसको पागल कहेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, वस्तुनिष्ठता है। तो यदि हमें वस्तुनिष्ठता लिखनी हो या वस्तुनिष्ठता के बारे में कुछ बताना हो कि भाई वस्तुनिष्ठता जो है वो क्या चीज होती है, तो वस्तुनिष्ठता क्या चीज होती है कि भाई वस्तुनिष्ठता क्या होगी, एक तो क्या रहेगी, निश्चित रहेगी। इसमें क्या रहेगी, निश्चितता रहेगी, इसमें तथ्य रहेंगे, इसमें और क्या रहेंगे, इसमें आंकड़े होंगे, और इसमें क्या रहेंगे, अनुसंधान होंगे। भाई अनुसंधान किया गया और रिसर्च में यह पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो अनुसंधान है। यहां पे ऐसे कहेगा यार मेरे हिसाब से यार ऐसा लग रहा है सर ग्लेशियर पिघल रहे हैं क्या, तो ये क्या रहेगी, सब्जेक्टिविटी। यहां पे अनुसंधान से कहा गया है, यहां पे आंकड़े निर्धारित किए गए कि यार आंकड़ों से, भारतीय जनगणना 2011 के आंकड़ों से यह पता चलता है कि जो है महिलाएं सबसे कम पढ़ी लिखी जो है वो कहां है, बिहार में है, राजस्थान में है। तो वो आंकड़ों से पता चल रहा है। मेरे हिसाब से सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां की होंगी यार, मेरे को ऐसा लगता है कि यार, तो ये क्या आ जाएगा इसमें, सब्जेक्टिविटी। यहां पे तथ्य रहेगी, निश्चितता रहेगी, आंकड़े रहेंगे, अनुसंधान रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। ठीक है। और क्या हो सकता है, तर्कों को अपना, जो फैक्ट होते हैं, जो तर्क होते हैं ना, वही देखो तर्क क्या होता है कि एक तो होता है कि अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी तर्क कर देता है। देखिए जब हम लॉजिक की दुनिया में जाते हैं ना, लॉजिक की दुनिया जाते हैं तो मैथ की दुनिया आती है, और किसकी दुनिया आती है, फिलोसफी की दुनिया आ जाती है हमारी। तो यदि आप देखोगे तो जो वस्तुनिष्ठता है, ऐसा कहते हैं कि मैथ के अलावा फॉर्मल मैथ जो होती है, कौन सी मैथ, जो हमारी फॉर्मल मैथ जो होती है, या फिर हमारा जो लॉजिक जो होता है, इसके अलावा 100% वस्तुनिष्ठता कहीं नहीं होती। क्लियर है कि नहीं भाई, 100% वस्तुनिष्ठता केवल और केवल किसमें हो सकती है, मैथ में हो सकती है। बाकी जो साइंस है, तो क्या साइंस में भी 100% वस्तुनिष्ठता नहीं होती, तो हो सकता है नहीं भी हो। क्यों नहीं हो, जैसे हम कहते हैं कि भाई मनुष्य का हृदय किधर पाया जाता है, बाईं तरफ मिलता है।
लेकिन क्या पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जैसे 8 अरब से ज्यादा मनुष्य हैं, क्या सभी का हृदय बाईं तरफ ही है, लेफ्ट साइड में ही है? नहीं, कुछ का राइट साइड में भी है, कुछ का बीच में भी है। तो कहने का मतलब यह है कि 100% ऑब्जेक्टिविटी तो वहां भी नहीं आई, इस कथन में नहीं आई कि भाई प्रत्येक मानव का हृदय बाईं तरफ होता है। तो अक्सर आप जो साइंस की अच्छी वाली जो बुक्स होंगी वहां पे क्या लिखा रहेगा, प्राय मनुष्य का हृदय बाईं तरफ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस की चीजों में भी 100% वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। 100% वस्तुनिष्ठता यदि कहीं पे आती है तो कहां पे आती है, या तो फॉर्मल मैथ में आएगी या फिर क्या आएगी, फॉर्मल लॉजिक में आएगी। और कहीं नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको वस्तुनिष्ठता और ऑब्जेक्टिविटी का अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जब हम टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे वहां भी ऑब्जेक्टिविटी पे हम हल्की सी चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पे कुछ मूल्यों के बारे में हमको पढ़ना है, अभिरुचि वगैरह के बारे में, तो वहां हम देख लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। वस्तुनिष्ठता के समय आपको क्या रखना है, धार्मिक, यहां पे क्या रहेंगे, आपके धार्मिक विश्वास आ जाएंगे। यहां पे क्या आ जाएंगे, आपके पूर्वाग्रह आ जाएंगे, प्रीजुडिश जिसको हम कहते हैं, प्रीजुडिश यानी कि पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि आपने पहले से कोई धारणा बना रखी है, आपने देखी नहीं है, समाज में वो प्रचलित भी है, बहुत सारे लोग भी कहते हैं, लेकिन ना तो वो किसी तथ्य पे आधारित है, ना किसी अनुसंधान पे आधारित है, ना किसी आंकड़े पे आधारित है, ना किसी तर्क पे आधारित है, बस ऐसे ही कह दिया। जैसे मान लो समाज में पूर्वाग्रह किसी ने बना लिया, जैसे किसी समाज के प्रति बना लेते हैं बहुत से लोग कि फलाने समाज के लोग तो यार ये ऐसे ही होते हैं, तो वो क्या है, पूर्वाग्रह बना लेते हैं लोग अपने मन में। लेकिन क्या किसी भी समाज के सारे लोग एक जगह एक जैसे होते हैं? नहीं होते। एक परिवार में सारे लोग एक जैसे होते हैं? नहीं होते। क्या जुड़वा जो भाई बहन होते हैं क्या वो भी एक जैसे होते हैं? नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं। तो इस हिसाब से ये पता चलता है कि यहाँ पे धार्मिक विश्वास आ जाएंगे, यहाँ पे पूर्वाग्रह आ जाएंगे, यहाँ पे राय आ जाएगी, यहाँ पे विचार आ जाएंगे, और यहाँ पे व्यक्ति खुद अपना ही लॉजिक लगाएगा। बेसिकली उसको लॉजिक नहीं कहते, उसको राय कहते हैं, उसको कह देते हैं मत, उसका मत क्या है। तो ये अंतर है किसमें, ऑब्जेक्टिविटी में और सब्जेक्टिविटी में। क्लियर है? और कोई डाउट इसमें? और इसके अलावा और क्या कह सकते, जैसे कोई भी विश्वास किसमें आएगा, इसमें आएगा। यहां हम विश्वास को नहीं ले सकते, क्योंकि विश्वास तो सबका अलग अलग होता है ना, किसी को किसी में बिलीव है, किसी को किसी में बिलीव है। तो ये सारी की सारी आस्था को हम कहां रहेंगे, इसमें रखेंगे। यहां पे तथ्य रहेंगे, आंकड़े रहेंगे, अनुसंधान रहेंगे, ठीक है, रिसर्च रहेगी, फैक्ट रहेंगे, ये सारी की सारी चीजें वस्तुनिष्ठता में आएगी। उदाहरण क्या है, उदाहरण मैंने आपको बता दिया। और देखो उदाहरण, पूर्वाग्रह का उदाहरण क्या है कि किसी समाज के बारे में, जैसे मैंने बता ही दिया आपको, है ना, मैं किसी समाज का नाम खास लेकर के बोलना नहीं चाहता, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए, है ना। कोई भी हो, किसी धर्मों को लेकर के है कि यार उस धर्म के लोग तो ना बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं, बहुत ज्यादा हिंसक होते हैं, पर क्या 100% होंगे? नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे, हो सकता है कुछ ना भी हों। तो सभी जगह ये बराबर हिसाब लगभग रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कह देते हैं। इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं आती है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे इसमें और उदाहरण आपको देखने हो, जैसे कि और क्या देखोगे, लव मैरिज पे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है, लव मैरिज करने वाले लड़के और लड़कियों, खासकर लड़कियों के प्रति, क्योंकि हमारे समाज में तो महिलाओं के प्रति पूर्व धारणा बनी हुई है। जैसे एक बहुत पूर्व धारणा महिलाओं के बारे में हमारे समाज में क्या बनी हुई है कि महिलाएं तो क्या करती हैं, महिलाएं हमेशा युद्ध करवा देती हैं, कि जितने भी युद्ध हुए सब महिलाओं की वजह से हुए। अब ये क्या है, ये वस्तुनिष्ठता है क्या? नहीं है। ये क्या है, ये है आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी, लोगों ने अपने हिसाब से बना दिया। जैसे अभी एक वायरल रील काफी हो रही है एक, जैसे कि अभी रोडवेज वालों में विवाद चल रहा है, राजस्थान रोडवेज, हरियाणा रोडवेज, मतलब हरियाणा पुलिस रोडवेज, कुछ भी कह लो, कि भाई कोई महिला पुलिस लेडी थी तो वो किसी राजस्थान रोडवेज की बस में गई, उसने पैसे नहीं दिए तो उसका वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हो गया तो हरियाणा रोडवेज और हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस वालों ने राजस्थान रोडवेज वालों के चालान काट दिए, जब वो उनके शहरों में गई, जब वो उनकी सीमाओं में गई।
जब वहां की बसें राजस्थान की सीमा में आई तो यहाँ की पुलिस वालों ने चालान काट दिए। तो जो मैसेज जो वायरल हो रहा था वो क्या हो रहा था कि एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, या एक फिल्म ने जो धारणा बना दी कि वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। ये मीम काफी चलता है। पर स्त्रियों के बारे में ये कह देना कि भाई वो युद्ध करवाती हैं, तो ये क्या है, ये सब्जेक्टिविटी है, पूरी तरीके से सब्जेक्टिविटी है। इसमें ना तो कोई तथ्य है, ना आंकड़ा है, ना कोई अनुसंधान है, ना ही कोई तर्क है। चलिए अब हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के परिप्रेक्ष्य में मूल्यों को देखते हैं कि मूल्य क्या है। तो मूल्य क्या है, देखिए जब हम यहां पर देखते हैं कि मूल्य वस्तुनिष्ठ है या आत्मनिष्ठ है, कि आत्मनिष्ठ मूल्य या वस्तुनिष्ठ मूल्य, तो यदि आप देखोगे तो यहां पे देखो जो वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ हम ये लगा रहे हैं, इसको हम क्या कह देंगे, एडजेक्टिव, यानी कि विशेषण। क्या कह देंगे, विशेषण। और ये मानव मूल्य क्या हो जाएंगे, विशेष्य, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको हम क्या कह देते हैं, विशेष्य बता देते हैं। तो जब हम आत्मनिष्ठ मूल्य या वस्तुनिष्ठ मूल्य के बारे में पढ़ेंगे तो किसके बारे में इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ेंगे, हम मूल्यों के बारे में इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ेंगे। तो अब हम क्या देख लेते हैं कि आत्मनिष्ठता होती है कि वस्तुनिष्ठता होती है। मूल्यों में वस्तुनिष्ठता होती है कि आत्मनिष्ठता होती है, इस पर दार्शनिकों में बहुत ज्यादा मतभेद है, बहुत ज्यादा विचारकों में, दार्शनिकों में मतभेद है कि भाई क्या होते हैं क्या नहीं होते। पहले हम लेकर के चलते हैं क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं। बताओ आप होते हैं कि नहीं, आप बताइए। आप बताओ क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, हाँ या ना। तो मूल्य कभी भी 100% ना तो वस्तुनिष्ठ होंगे ना आत्मनिष्ठ होंगे। कैसे, हम इसको अभी देखेंगे। इसका जवाब हाँ या ना में दिया ही नहीं जा सकता। देखिए सबसे पहले हम देखें मूल्य। मूल्य कहां प्रचलित होते हैं, समाज में। कहां बनते हैं, समाज में। कैसे बनते हैं, समय के साथ। क्या समाज हमेशा एक जैसा रहता है कि बदलता रहता है, तो बदलता रहता है। जब बदलता रहता है तो क्या मूल्य हमेशा एक जैसे रहेंगे, नहीं रहेंगे। क्या मूल्यों में भी बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। और जब मूल्यों में भी बदलाव होगा तो क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि मूल्य तो फैक्ट है ना, मूल्य तो एकदम सत्य है। मतलब वस्तुनिष्ठता तो एकदम सत्यता है। तो मूल्य हमेशा किसमें बनते हैं, समाज में। और समाज क्या होता है, हमेशा ही बदलता रहता है, समाज हमेशा ही गतिमान रहता है, समाज कभी रुकता नहीं। आप एक बात बताइए, जैसे अभी आप अपने समाज में, अपने घर में, अपने आसपास के मोहल्ले को जैसा देखते हैं, जैसी उनकी हेयर स्टाइल है, जैसे उनके कपड़े पहनने का सेंस है, जैसे उनका खान पीन है, जैसे उनके घर हैं, घरों में जो सामान है, पूरी लाइफ स्टाइल जो है, बातचीत का तरीका, भाषा, क्या 50 साल पहले भी सेम वैसा ही था, उससे 50 साल पहले भी सेम क्या वैसा ही था, क्या उससे 50 साल पहले भी सेम वैसा ही था क्या, तो नहीं होगा। समय के साथ बदल जाता है, एक निश्चित समय के साथ में हर चीज बदल जाती है। जैसे अभी, जैसे कोई निश्चित, जैसे 1900 से पहले का मुझे नहीं लगता कि अभी कोई व्यक्ति समाज में जिंदा होगा जो कि 1900 ईस्वी से पहले पैदा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि उस समय जो मूल्यों वाले जो व्यक्ति थे वो बदल गए, पूरे के पूरे बदल गए। और आपने ये तो बहुत नॉर्मल सी बातें सुनी होगी ना, जैसे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे यार आजकल तो संसार रहे ही नहीं, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं है, खत्म हो गए। अच्छा, आप जो युवा पीढ़ी जो देख रही है इस वीडियो को, वो बताओ आप, क्या सचमुच में संस्कार खत्म हो गए क्या, आप में संस्कार नहीं है क्या, वैल्यू खत्म हो गई है क्या आप में, जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो सच कहते हैं क्या। तो आप पाओगे अरे नहीं, तो आप क्या कहोगे, नहीं ऐसा नहीं है। उनके बुजुर्ग उनसे कहते थे कि यार पीढ़ी बदल गई, अब समय ही बदल गया। उनके बुजुर्ग उनसे कहते थे अरे यार अब वो लोग नहीं रहे, पीढ़ियां ही बदल गई यार, अब संस्कार नाम की चीज नहीं रह गई। क्योंकि प्रत्येक समाज बदलता रहता है, और समाज बदलेगा तो मूल्य बदलेंगे, और समाज बदलेगा तो मूल्य बदलेंगे। अब समाज में कितने सारे लोग रहते हैं,
तरीके, क्योंकि एक जो समाज जो होता है, समाज तो किससे बनता है? समाज में कई, समाज क्या है? एक व्यवस्था है और इसमें कई उपव्यवस्थाएं काम करती हैं, कई उपव्यवस्थाएं काम करती हैं। तो समाज क्या होता है? अपने आप में संपूर्ण होता है, लेकिन जो उपव्यवस्थाएं रहेंगी वो सब मिलाकर के समाज बनाएंगी इसको। तो उपव्यवस्थाओं में क्या होगा? विभिन्न समुदायों के लोग आ जाएंगे, अलग अलग जाति के लोग आ जाएंगे, अलग अलग धर्मों के लोग आ जाएंगे, अलग अलग जगहों के लोग आ जाएंगे। जगह तो फिर एक जगह पर मिल जाएंगे तो वो समाज हो जाएगा, पर ये होगा। तो क्या उन सभी के मूल्य एक जैसे हैं? क्या नहीं है? उन सभी के मूल्य एक जैसे हैं? क्या नहीं है? जैसे कुछ परिवारों से पूछेंगे तो वो कौन से मूल्य में ज्यादा विश्वास करेंगे? संयुक्त परिवार के मूल्य में। कुछ परिवार ऐसे होंगे जो एकल परिवार के मूल्य में ज्यादा विश्वास करेंगे। तो ये सब जो है वो अलग अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई मूल्य जो हैं इस आधार पर वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। और उदाहरण देखते हैं, जैसे अभी समाज जो है, जब से स्टार्टअप का कल्चर आया है वर्तमान में, जब से स्टार्टअप का कल्चर आ गया, जब से लिव इन रिलेशनशिप आ गया, जब से एलजीबीटी समुदाय पे इतनी बहस आ गई, जब से मैरिटल रेप की बात आने लग गई, जब से थर्ड जेंडर की बातें आने लगी हैं, तो बहुत सारे लोगों के मूल्य बदल गए। जैसे वर्तमान समय में लोगों को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे, जैसे आप किसी जगह जाओगे, जैसे मेट्रो सिटी में आप जाओ, उससे छोटे शहर में जाओ और एक ग्रामीण समुदाय में जाओ, तीनों ही जगह आपको अलग अलग तरीके के मूल्य देखने को मिलेंगे। जैसे कुछ लोगों को ऐसे हो सकता है जो कि बढ़िया परिवेश में रहे हो, बढ़िया उच्च शिक्षित रहे हो, जेएनयू डीयू जैसे कॉलेजों में पढ़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई समलिंगी से प्रेम कर रहा है कि विषम लिंगी से प्रेम कर रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं है। जैसे वहां लड़के लड़कियों का बात करना कोई नॉर्मल बात है, एक ग्रामीण समाज में बात कर ली तो दिक्कत बात हुई, बात करते ही कोहराम है। तो मूल्य क्या है? समाज के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या हो रहे? परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी बात, वर्तमान में ये सारे के सारे समाज, जैसे मूल्य मैंने बताया स्टार्टअप वगैरह के और ये सब, तो इससे क्या आता है? उद्यमशीलता का मूल्य आ रहा है। उद्यमशीलता का मूल्य क्या आ रहा है? अब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, तो जो शिक्षित होने का जो मूल्य है या शिक्षा का जो मूल्य है वो बड़ा है। अब आज से 500 साल पहले जाओ, आज से 500 साल पहले युद्ध बहुत ज्यादा होते रहते थे, तो उस समय उद्यमशीलता का इतना मूल्य होगा क्या? नहीं। उस समय साहस का मूल्य सबसे बड़ा था। उस समय कौन सा मूल्य सबसे बड़ा था? साहस का मूल्य सबसे बड़ा था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था। इसका उदाहरण क्या है? राजस्थान सबसे अच्छा उदाहरण राजस्थान है। वर्तमान में देश के हर शहर में आपको मारवाड़ी सेठ मिलेगा, और उससे पहले राजस्थान सूरवीरों की धरती है, राजस्थान में तो भाई वीर हैं। तो ये सारी की सारी मैंने बताई थी। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि कुछ मूल्य ऐसे हो सकते हैं जो कि वस्तुनिष्ठता हो, जैसे कि सत्य है, अहिंसा है, ईमानदारी है, परोपकार है। लेकिन कुछ ऐसे मूल्य भी हैं जो कि क्या रहते हैं, जो कि उनमें उतनी वस्तुनिष्ठता नहीं है, वो समय के साथ क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। वो समय के साथ क्या हो रहे हैं? बदल रहे हैं। और जब ऐसा होगा, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जैसे इन सभी मूल्यों पे आप देखोगे तो सभी सहमत हैं, समाज में कोई इन पे झगड़ा नहीं करेगा, समाज में इन पे आम सहमति होगी। लेकिन जैसे ही मूल्य आएगा निश्चितता का, झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मूल्य आएगा प्रेम का, प्रेम का मतलब कि भाई जैसे शादी का प्रेम का मूल्य आ जाएगा, तो वहां अब वर्तमान समाज में चूंकि बिखराव होने लग गया तो मूल्य आ जाएगा। एकल परिवार संयुक्त परिवार पे बिखराव हो सकता है। ठीक है। अब क्या दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है कि क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं? क्या मूल्य कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं क्या? आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ तो देख लिया हमने, आत्मनिष्ठ होते हैं। क्या मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं? आप बताओ, आपको क्या लगता है मूल्य आत्मनिष्ठ भी होंगे क्या? अभी हमने पढ़ दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव नहीं थे। जब ऑब्जेक्टिव नहीं थे तो सब्जेक्टिव भी कैसे होंगे? जब हम उनको ऑब्जेक्टिव साबित नहीं कर पाए तो सब्जेक्टिव साबित कैसे करेंगे?
कुछ मूल्य ऐसे हैं जिन पे समाज में आम सहमतियां हैं, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ मूल्य ऐसे हैं जो प्रत्येक में अलग अलग है, जहां पे आत्मनिष्ठता की पर्याप्त संभावना बनी रहती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे समलैंगिकता का प्रश्न है, जैसे थर्ड जेंडर का बात है, जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात है, जैसे एलजीबीटी, ये तो यहां पे आ ही गया, जैसे मैरिटल रेप की बात है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की बात है। अब मान लो कोई कहे कि नहीं यार जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है, जॉइंट फैमिली से अच्छा कुछ नहीं होता, ठीक है मान लिया। अब एक लड़का है, इंजीनियरिंग करने गया, जॉब लग गई उसकी, मान लो मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, किसी महानगर में लग गई, शादी उसकी हो चुकी है, मान लो उसके 2 बच्चे भी हैं। अब मान लो कि वो अपनी पूरी फैमिली सहित यदि मूव ऑन करे, जहां पे उसके पापा भी हैं, वहां उसके चाचा भी हैं, वहां उसके 2 बड़े भाई भी हैं, 2 छोटे भाई भी हैं, एक बहन भी है जो कि कुंवारी है। अब इतना बड़ा परिवार पूरा का पूरा कहाँ आ रहा है, दिल्ली आ रहा है, मान लो आ भी गए, सबने रहना भी शुरू कर दिया। अब चूंकि उसकी जॉब ही ऐसी है कि जिसमें स्थायित्व नहीं है, सपोज करो उसके लिए क्या कर दिया कि जॉब चेंज हो गई उसकी, अब उसको बेंगलोर जाना है। अब तक जो परिवार वहां से ठीक से सेट भी नहीं हुआ था, अब वो वहां से कहां भागेगा, बेंगलोर भागेगा, दिल्ली से मुंबई भागेगा। दूसरी बात, जब वो दिल्ली में जाएंगे रहने या बेंगलोर में या मुंबई जैसे किसी मेट्रो सिटी में रहेंगे, तो वहां तो फ्लैट कल्चर रहेगा, और जब वह फ्लैट कल्चर रहेगा, जो बेचारे गांव से जो लोग माँ बाप आए हैं वो वहां पे सेट ही नहीं हो पाएंगे। उनको आदत है नीम के नीचे सोने की, उनको आदत है 4 बड़े बुजुर्गों के साथ दिन में ताश खेलने की, बीड़ी पीने की, चाय सुट्टा के लिए जाने की, घूमने फिरने की, गप्पे लड़ाने की, यहां वो सुविधा मिल ही नहीं रही है। तो कितनी भी कोशिश कर ले कोई, लेकिन जब कोई इस टाइप की किसी जॉब में है, तो क्या ऐसा बच्चे के लिए जॉइंट फैमिली का मूल्य रहेगा क्या? इतना नहीं, उसके लिए न्यूक्लियर फैमिली है, वो न्यूक्लियर फैमिली ही उसकी बहुत परेशान हो रही है उसके साथ साथ, तो नहीं चल पाएगा ये मूल्य। तो हम कैसे कहते हैं कि भाई सब सारे के सारे मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो क्या आत्मनिष्ठ होते हैं? इन सब के मामले में तो कैसे दिख रहे हैं, सारे के सारे मूल्य आत्मनिष्ठ दिख रहे हैं, क्योंकि समलैंगिकता वाले सवाल पर हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग राय जता देगा, थर्ड जेंडर वाले पे अलग जता देगा कि यार ना यार किन्नर समुदाय के लोग, क्यों नहीं किन्नर समुदाय के लोग स्कूल में क्यों नहीं होने चाहिए? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होने चाहिए स्कूल में, कुछ लोग कहेंगे हाँ होने चाहिए कॉलेज में, कुछ कहेंगे नहीं 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 हम ऐसे कॉलेज स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पे ऐसे लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे कॉलेज में मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा समाज स्वीकार करता है, और कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जिन्हें कुछ लोग स्वीकार करते हैं और कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। यानी कि अलग अलग मूल्यों पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। और वेदों में एक बात आती है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। जब वेदों में इतने समय पहले लिख दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से अलग सोचता है, तो मूल्य कैसे 100% रूप से कैसे वस्तुनिष्ठ हो जाएंगे या कैसे आत्मनिष्ठ हो जाएंगे? और यदि मान लो कि आत्मनिष्ठ, यदि प्रत्येक मूल्य को आत्मनिष्ठ कर भी दे, मान लो कि आत्मनिष्ठ कर दिया आपने सारे के सारे मूल्य, तो किस आधार पे करो? अब किसी को तो कुछ अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ किसी को कुछ, तो क्या समाज में नैतिकता बनी रहेगी क्या? अब मूल्य छोड़ दिया कि भाई सब अपने अपने हिसाब से तय कर लो, जिसको जो अच्छा लगे वो मूल्य फॉलो कर सकता है। समाज ने ये छूट दे दी। जब समाज ये छूट दे देगा इस प्रकार की, तो क्या समाज में नैतिकता बनी रहेगी? समाज में नैतिकता बनी नहीं रहेगी। कोई कहेगा मुझे तो हिंसा का मूल्य पसंद है, कोई कहेगा मुझे चोरी का है, फिर आप क्या कहोगे? अरे सर यार क्या फालतू बातें कर रहे हो। कोई ऐसे क्यों कहेगा? क्यों नहीं कहेगा? बहुत से लोग कह सकते हैं। जब आपने किसी के विवेक पे ही छोड़ दिया, जब समाज का कंट्रोल ही नहीं रहा, जब सोशल कंट्रोल ही खत्म हो गया, तो वो तो अपने हिसाब से नैतिकता का निर्धारण करेगा। हम जो है वो 2 चीज, अभी हम जब फिलॉसफी जब हम पढ़ेंगे उसमें 2 चीजें देखेंगे। एक तो है डिओन्टोलॉजी, डिओन्टोलॉजी, और एक पढ़ेंगे हम टीलियोलॉजी। तो क्या है डिओन्टोलॉजी? को कहते हैं परिणाम निरपेक्षवाद। परिणाम
निरपेक्षवाद, इसको आप कह सकते हो उपयुक्तवाद कह लो, या सुखवाद कह लो, या परिणामवाद कह लो। इसी को उपयुक्तवाद भी कह देते हैं, और इसी को ही सुखवाद भी इसी में आता है। तो डियोंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जैसे कांट इसमें आती है, गीता आती है, तो वो क्या कहते हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, तुझको फल देगा भगवान। दूसरी बात क्या कहता है कि तुझे तो कर्म करना है अपना, और कर्म किस आधार पर करना है, जो भी नैतिक कर्म है वो करना है, जो नियम है, यानी कि यहाँ पे क्या है, नियम जो भी बने हुए हैं, नियमों का 100% पालन करना है। तुझे धर्म के पक्ष में युद्ध करना है, तो ये मत देख कि तू जीतेगा कि हारेगा, तुझे तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करना, नियम है कि असत्य के खिलाफ युद्ध करना है, तो युद्ध करना है, तो नियमों का पालन है। ऐसे ही जो इमैनुअल कांट जो जर्मन दार्शनिक था, वो भी यही कहता है कि क्या करना है, नियमों का पालन करना है। कांट तो इस मामले में और भी ज्यादा सख्त है, कांट तो बिल्कुल छूट ही नहीं देता इस मामले में, और वो क्या कहता है कि भाई नियमों को मानना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे नियम है कि भाई प्रत्येक परोपकार करना चाहिए, तो परोपकार करना ही है, ये नियम है। अब इसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना, बस नियम के बारे में सोचो, नियम क्या कह रहा है। यहां वाले लोग क्या कहेंगे कि नियम के बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना, परिणाम। ये कह रहे हैं कि परिणाम नैतिक होना चाहिए, नियम चाहे कुछ भी कहे, नियम नैतिक हो चाहे नहीं हो, बाढ़ में जाए, परिणाम नैतिक आना चाहिए। काम चाहे आप कुछ भी करो, पर उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, मोरल आना चाहिए, नैतिक आना चाहिए। ये लोग क्या कहेंगे, नियम नैतिक होना चाहिए, रिजल्ट चाहे कैसा भी आए, तुम्हें रिजल्ट से टेंशन नहीं है, तुम तो बस 100% जो नैतिक नियम है उनका पालन करो। अब जब देखो एक विचार ये आता है कि यार ये तो ठीक है यार, जैसा रिजल्ट रहेगा रिजल्ट के हिसाब से ही काम करो, पर रिजल्ट के हिसाब से परिणाम को नैतिक मानो। अब अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से परिणाम को नैतिक मानेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। फिर इसमें सुखवाद की आती है, उपयुक्तवाद आता है, और यहां पे नियमों की बात आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे 100% नियमों का पालन करो, जैसे उधारी किसी की नहीं रखनी चाहिए, सबका उधार लौटा दो, यह नियम है कि भाई उधारी किसी की नहीं रखनी। मान लिया आपकी बात सही है बिल्कुल, पर मैंने उधार में किसी से क्या लिया था, मान लो कि मैंने तलवार ले ली थी किसी से, कोई हथियार ले लिया किसी भी प्रकार का, ठीक है। अब क्या हो चुका है कि जब अब 10-15 दिन हो गए, 1 महीना, एक समय बीत गया, अब जिससे उधार लिया था वो व्यक्ति इस दौरान मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, और या फिर वो आतंकवादी बन गया है, तो क्या ऐसे में उसको हथियार लौटाना चाहिए। तो फिर कोई व्यक्ति क्या कहेगा, अरे यार या क्या फालतू की बातें करते हो तुम, ये ऐसे फालतू के नियम मत बनाया करो, है ना, फालतू की चीजों में दिमाग उलझ जाते हो तुम, तो जानबूझ करके काम को खराब करना चाह रहे हो, ऐसे तो काम ही नहीं चल पाएगा यार, ऐसे क्या करते हो। और ठीक ऐसे ही फिर यहाँ पे भी लोग कह देंगे, इसी आधार पे तो लोग क्या कहेंगे कि अरे यार देखो, चोरी करने से ना, देखो मेरे बच्चों का पेट भरना है, मुझे बच्चों का पालन करना अनिवार्य है, तो इसका मतलब मैं चोरी कर सकता हूँ। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं यार, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं मानव नरभक्षी नहीं हो सकता क्या, मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या। तो इस आधार पर, परिणाम के आधार पर तो कोई किसी भी चीज को नैतिक साबित कर देगा, फिर क्या करेंगे आप। तो फिर आप क्या कहोगे, अरे यार फिर यहाँ पे फालतू की बात लगा रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ना तो 100% इसका पालन कर सकते हैं, ना 100% इसका पालन कर सकते हैं। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई कि एथिक्स में कोई भी चीज 100% है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि मूल्य भी ना तो 100% मूल्य आत्मनिष्ठ है, ना ही वस्तुनिष्ठ है। एंड रिजल्ट में आप क्या लिखोगे, एंड रिजल्ट में आप ये लिखोगे कि भाई सभी मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के तत्व जो हैं वो साथ साथ पाए जाते हैं, कि सभी मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के जो तत्व हैं वो कैसे पाए जाते हैं, साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे ही प्रश्न आया, छोटा ही प्रश्न आएगा, इसमें ज्यादा आएगा कि नहीं मूल्य क्या होते हैं, एक प्रकार का गोलू प्रश्न है जो यूपीएससी में आ सकता है, वो यूपीपीसीएस में या आरएएस में या किसी दूसरे पीसीएस में। तो सबसे पहले आप लिख दोगे कि भाई मूल्य क्या होते हैं, दूसरे नंबर पे आप क्या लिख दोगे कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है, नंबर 3 पे लिख दोगे कि भाई आत्मनिष्ठता क्या होती है, फिर आप बता दोगे कि क्या मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं, इस पे 2-4 लाइन लिख दोगे, क्या मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं इसमें लिख दोगे, सब में उदाहरण लिख दोगे,
अंत में कंक्लूजन का अर्थ लिख दोगे कि यदि वस्तुनिष्ठता या आत्मनिष्ठता का अर्थ 100% में रखें तो या फिर ये वस्तुनिष्ठता आत्मनिष्ठता का अर्थ निरपेक्ष अर्थ में है तो कोई भी मूल्य इस वर्ग में नहीं आता है, कोई भी मूल्य इस वर्ग में नहीं आता है। मूल्य इनमें से किसी भी वर्ग में नहीं आते क्योंकि मूल्य ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं ना ही पूर्णतः आत्मनिष्ठ होते हैं। ठीक है, तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मूल्य से ना तो पूर्णतः सहमत होता है ना ही पूर्णतः असहमत होता है। सभी मूल्यों में वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता के तत्व साथ साथ पाए जाते हैं। लगभग प्रत्येक मूल्य वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता का सम्मिश्रण है। अतः हम कह सकते हैं या अतः कहा जा सकता है कि मूल्य ना तो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं ना ही पूर्णतः आत्मनिष्ठ। मूल्य समय, मूल्य देश काल और परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते। क्लियर है? मूल्य आत्मनिष्ठ होते हैं या वस्तुनिष्ठ होते हैं, इस पे यदि प्रश्न आ जाता है तो क्या आप इस प्रश्न को कर पाओगे? किसी भी प्रकार का कोई डाउट आएगा आपको इस प्रश्न में? तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। तो आज हम छोटी सी क्लास ले रहे हैं और नेक्स्ट जो है, मैं वैसे चाह रहा था कि इसी क्लास में आपको पढ़ा दूं कि जो मूल्य हैं वो कैसे सीखे जाते हैं। मूल्य जो हैं वो कैसे सीखे जाते हैं और इसको हम क्या कहते हैं कि मूल्यों को सिखाने की प्रक्रिया, इनकल्केशन ऑफ मूल्य, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के तुरंत बाद ही वो वीडियो आएगी साथ में ही। तो मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।